मध्य पूर्व एक ऐसा इलाका जहां इतिहास भी बारूद की गंध में लिखा गया है। मध्य पूर्व इस समय दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका बन चुका है। एक तरफ मिसाइलें, दूसरी तरफ ड्रोन हमले और तीसरी तरफ बदलती हुई सत्ता। इस बीच ईरान की राजनीति में एक ऐसा नाम सामने आ गया है जिस पर दुनिया एक मत नहीं दिख रही है। मैं बात कर रहा हूं ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमनेई के बेटे मुस्तबा खमनेई की। नमस्कार दोस्तों, मैं आर सिंह बिसेन। आप देख रहे हैं न्यूज़ पर व्यूज़ विद बिसेन, जहां खबर से बताई नहीं जाती उस पर बेबाक व्यूज़ भी रखे जाते हैं। 28 फरवरी के हमले में ईरान के अली खमनेई समेत टॉप लीडर्स मारे जाने के बाद अली खमनेई के बेटे मुस्तबा खमनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाए जाने का प्लान किया गया, जिसकी घोषणा 9 मार्च को कर दी गई। ईरान के सुप्रीम लीडर का चुनाव 88 शिया मौलवी वाली असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने किया। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने 3 मार्च को 2 वर्चुअल मीटिंग की थी। पहले यह मीटिंग कौम में होनी थी, लेकिन हमले की आशंका के कारण इसे वर्चुअल यानी ऑनलाइन किया गया। दुनिया के कई देशों की तरह ईरान में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री सबसे ताकतवर नहीं होता है। ईरान में सबसे शक्तिशाली पद होता है सुप्रीम लीडर। यह पद केवल राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक और सैन्य शक्ति का केंद्र भी होता है। देश की सेना, न्यायपालिका, सुरक्षा एजेंसी और विदेश नीति आदि पर भी अंतिम फैसला सुप्रीम लीडर का ही होता है। इतना ही नहीं, संसद से पारित किया गया कोई भी कानून उसको वीटो पावर से खारिज करने का अधिकार भी वहां के सुप्रीम लीडर के पास होता है। सुप्रीम लीडर का पद आजीवन होता है और अभी तक यह पद संभाल रहे थे अयातुल्ला अली खमनेई। ईरान की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था 1979 की एक बड़ी ऐतिहासिक घटना से जुड़ी हुई है। उस समय ईरान पर शासन कर रहे थे मोहम्मद रेजा पहलवी, लेकिन धीरे धीरे उनके खिलाफ देश में भारी असंतोष पैदा हो गया था। लोगों का आरोप था कि मोहम्मद रेजा पहलवी, इनकी सरकार जो थी वो तानाशाही हो गई है और वह पश्चिम शक्तियों के बेहद करीब थे, खासकर अमेरिका के। स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि 1979 में मोहम्मद रेजा पहलवी अपने कैंसर के इलाज के बहाने ईरान छोड़कर भाग गए, अमेरिका चले गए। इसी समय यूरोप में निर्वासन कर रहे ईरान के धार्मिक नेता रुहुल्लाह खोमेनी वापस ईरान लौट आते हैं और उनकी वापसी के साथ ही देश में एक ऐतिहासिक जनमत संग्रह किया जाता है। जनता से पूछा गया, क्या ईरान में राजशाही रहेगी या नई व्यवस्था बनेगी? हालांकि जनमत संग्रह से पहले ही यह स्पष्ट था कि नई व्यवस्था लागू होगी। उम्मीद के मुताबिक ही 98% जनता ने 98% लोगों का समर्थन मिला और ईरान बन गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। इस ऐतिहासिक घटना को ही कहा गया ईरानियन रिवॉल्यूशन, या कई सारे लोग इसको इस्लामिक रिवॉल्यूशन ऑफ ईरान भी कहते हैं। इस क्रांति के बाद ईरान में स्थापित हुई एक नई शासन व्यवस्था, जो न ही डेमोक्रेसी थी न ही मोनार्की। यह थी थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का अर्थ होता है एक ऐसी व्यवस्था जहां अंतिम सत्ता किसी इंसान के हाथ नहीं होती बल्कि ईश्वर अल्लाह के हाथ में होती है। इस विचार के अनुसार एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर शासन नहीं कर सकता है। थियोक्रेसी के जो थॉट है उसके हिसाब से ना ही कोई कानून इंसान बना सकता है। कानून बनाने का अधिकार सिर्फ अल्लाह का होता है और सिर्फ अल्लाह के नुमाइंदे ही कानून बना सकते हैं, जो शरिया जैसे धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर होते हैं। और इस व्यवस्था के शीर्ष पर होता है एक सर्वोच्च धार्मिक नेता, जिसे कहा गया सुप्रीम लीडर, अल्लाह का नुमाइंदा, और शायद इसीलिए इसका पद आजीवन होता है। 1979 के क्रांति के बाद पहले सुप्रीम लीडर बने उम्मीद के मुताबिक रुहुल्लाह खोमेनी, और उनके निधन के बाद यह पद 1989 में संभाला अली खमनेई ने। अली खमनेई रुहुल्लाह खोमेनी के बेटे नहीं हैं, उनके शिष्य थे, जो ईरान के 5 प्रमुख नेताओं में से एक थे। और अली खमनेई की मौत के बाद 28 फरवरी को इजराइल जब अटैक किया ईरान पे, तो उनकी मौत हो गई। और उनकी मौत के बाद इस सत्ता के केंद्र से एक नया नाम जुड़ता है मुस्तबा खमनेई का। मुस्तबा खमनेई अली खमनेई के बेटे हैं। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुस्तबा खमनेई काफ़ी लंबे समय से ईरान की राजनीति में पर्दे के पीछे से प्रभाव रखते थे। उनका नाम 2005 और 2009 के चुनाव के दौरान भी विवादों में आया था, राष्ट्रपति चुनाव के दौरान। उसमें विपक्ष ने आरोप लगाया था कि चुनाव प्रक्रिया में जबरदस्त धांधली हुई है, और आरोप लगे थे सीधे मुस्तबा खमनेई के ऊपर। 2022 का विरोध प्रदर्शन शायद आप लोगों को याद हो,
2022 में ईरान में हिजाब पहनने का नियम तोड़ने वाली महसा अमीनी का जिसकी पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी, उसके बाद ईरान में बड़े व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुआ था। शायद वो सीन आप लोगों को याद हो, जब बिकनी पहने हुई एक लड़की बिल्कुल शहर में वॉक करते हुए दिखाई देती है। और इस घटना ने देश के भीतर राजनीतिक असंतोष को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। इस विवाद में भी मुस्तफा खमनेई का नाम सामने आया था और इसी दौर में ईरान के नेतृत्व को लेकर कई सवाल उठने लगे थे। लेकिन ईरान की राजनीति सिर्फ उसके अंदर तक सीमित नहीं है। मध्य पूर्व की कई बड़ी रणनीतिक रेखाएं ईरान से जुड़ी हुई हैं, जैसे इजराइल हालांकि ईरान से दोनों का बॉर्डर सीधे तौर पे टच नहीं होता है, लेकिन बहुत महत्व रखता है इजराइल ईरान के लिए या ईरान इजराइल के लिए। कहा जाता है कि इजराइल जो है ईरान को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता है। इजराइल अपने लिए ईरान को एग्जिस्टिंग थ्रेट मानता है और ईरान इराक का अलग प्रकार का एक टसल तो दशकों से चल रहा है। सऊदी अरेबिया के साथ ईरान की क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता लंबे समय से चल रही है। वो शायद इस्लामिक देशों के बीच में एक लीडर के रूप में सबसे आगे रहने की एक प्रतिद्वंद्विता भी है उनके बीच में है। और लेबनान, जहाँ ईरान द्वारा समर्थित संगठन हिजबुल्लाह, जिसकी भूमिका अक्सर चर्चा में रहती है। इसके अलावा यमन में हूती विद्रोही और गाजा में हमास जैसे आतंकी संगठनों को भी ईरान का समर्थित माना जाता है। और युद्ध के बीच में ईरान का नेतृत्व केवल तेहरान का मामला नहीं रहता है। ईरान के मुद्दे पर दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां सक्रिय रहती हैं। एक तरफ मुस्तफा खमनेई की नियुक्ति यह बिल्कुल स्पष्ट संकेत देती है कि ईरान की सत्ता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस आदेश के आगे बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है जिसमें उन्होंने ईरान से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। माना जा रहा है कि मुस्तफा खमनेई अपने पिता की तरफ बेहद सख्त और शायद उनसे भी ज्यादा कट्टर रूप अपनाएंगे और वह अपनों की मौत का बदला जरूर लेंगे, ऐसा माना जा रहा है और दिख भी रहा है। 28 फरवरी एक्चुअली हुआ क्या था कि 28 फरवरी की जो इजराइल ने जब अटैक किया था ईरान पर, तो मुस्तफा खमनेई के पिता अली खमनेई के साथ साथ मुस्तफा खमनेई की माँ, मुस्तफा खमनेई की बहन और उनकी पत्नी ज़ारा, इनकी भी मौत हुई थी। और अब मुस्तफा खमनेई के सुप्रीम लीडर बनाए जाने पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की मंजूरी के बिना अगर ईरान में सुप्रीम लीडर चुना जाता है तो वह लंबे समय तक टिक नहीं सकता। और खमनेई का बेटा डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। उन्होंने तो उसे सुप्रीम लीडर के पद के काबिल भी नहीं है, ये ऐसा बयान दिया हुआ है। मुस्तफा खमनेई के सुप्रीम लीडर चुने जाने की घोषणा के बाद इजराइल ने तेहरान और कोम शहर में जबरदस्त बमबारी भी की है। मुस्तफा खमनेई को सुप्रीम लीडर चुने जाने की एक तरफ जहां इजराइल और अमेरिका जबरदस्त विरोध कर रहे हैं, वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इनको बधाई भी दी है। इससे यह भी संकेत मिलने शुरू हो गए हैं कि क्या ईरान के सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद क्या अमेरिका और रूस आमने सामने आ जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ईरान के सुप्रीम लीडर की नियुक्ति कई वैश्विक शक्तियों की रणनीति से जुड़ी हुई है। तो सवाल यह नहीं है कि ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा, सवाल उससे अलग है कि क्या मध्य पूर्व एक नई दौर की राजनीति में प्रवेश कर रहा है। क्योंकि अगर सत्ता के केंद्र में मुस्तफा खमनेई जैसे नेता सामने रहते हैं या वो बिल्कुल स्थिर रहते हैं, तो इसका असर केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी क्षेत्रीय राजनीति और सिर्फ क्षेत्रीय क्यों, पूरे विश्व पे इसका असर पड़ेगा। शायद वैश्विक शक्ति संतुलन पर काफी हद तक इसका असर आएगा, क्योंकि मुस्तफा खमनेई न तो अमेरिका को छोड़ने वाले हैं, न अमेरिका के अन्य साथी देशों को छोड़ने वाले हैं। जैसा हम देख रहे हैं, बहरीन, इराक, यूएई, कुवैत, किसी हर पे अटैक किया जा रहा है। और इस पूरी कहानी में एक बड़ा सवाल और छिपा हुआ है। 1979 में जब रुहुल्लाह ख़ोमेनी ने ईरानियन रिवॉल्यूशन के जरिए सत्ता परिवर्तन किया था, तो उस आंदोलन का एक बड़ा तर्क दिया गया था कि ईरान को राजशाही और वंशवाद से मुक्त करना होगा। तब सत्ता में थे मोहम्मद रेजा पहलवी, जिन्हें एक राजशाही व्यवस्था का प्रतीक माना गया था। लेकिन आज इतिहास जैसे एक अजीब मोड़ पर खड़ा हो गया है, क्योंकि जिस व्यवस्था ने वंशवाद के खिलाफ क्रांति करके जन्म लिया था, वहीं अब उसी व्यवस्था पर वंशवाद के आरोप लगने लगे हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि अगर भविष्य में मुस्तफा खमनेई, जो कि अली खमनेई के बेटे हैं, सुप्रीम लीडर के पद पर रहते हैं, तो यह सवाल शायद वहां की जनता के बीच में और तेज हो जाएगा। क्या यह वास्तव में एक धार्मिक राजनीतिक प्रणाली है, या फिर धीरे धीरे एक नई तरह की वंशवादी सत्ता बनती जा रही है? और इससे भी बड़ा सवाल 2022 में जिस तरह
ईरान की सड़कों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। क्या वही जनता इस तरह के सत्ता परिवर्तन को स्वीकार करेगी? क्या ईरान की जनता एक और धार्मिक नेतृत्व को उसी तरह स्वीकार करेगी, या फिर आने वाले समय में देश के भीतर एक नया राजनीतिक संघर्ष देखने को मिलेगा? यह सवाल अभी खुले हुए हैं और शायद आने वाला समय ही इसका सही जवाब देगा। आपकी क्या राय है? क्या ईरान की राजनीति में आने वाला बदलाव मध्य पूर्व में तनाव बढ़ाएगा या नया संतुलन बनाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अंत में जाने से पहले, अब किसी के लौट आने का इंतजार नहीं करते। अब किसी के लौट आने का इंतजार नहीं करते। जो चला गया वो गया, हम हिसाब नहीं करते। जिन्हें हमसे बेहतर मिल गए हैं वो खुश रहें। जिन्हें हमसे बेहतर मिल गए वो खुश रहें। हम भी अब खुद से कम पर समझौता नहीं करते। दोस्तों, ऐसे ही किसी नए टॉपिक को लेकर मैं आर सिंह बिसेन आपके अपने YouTube चैनल न्यूज़ पर व्यूज़ विद बिसेन पर दोबारा आऊँगा। ऐसे ही गहरी विश्लेषण के लिए आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और नए तीखे मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, नमस्कार।